कि जब तक आप इसी प्रकार से लोगों को कंधे पर बैठाते रहेंगे, वो लोग कंधे पर बैठेंगे, साथ ही साथ कान में मूत देंगे। इस वजह से हर सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन हर सांप से कटवा कर नहीं देखा जा सकता कि तू जहरीला है अथवा नहीं। जरा सोचिए, सोचना तो पड़ेगा, वरना आज से ही नस्ल और फसल पैदा करना बंद कर दीजिए। नमस्ते दोस्तों, आज बहुत सारे विषय हैं, लेकिन आज के प्रमुख विषय हैं नीति आयोग के सीईओ के द्वारा कहा जाना कि ये टू मच डेमोक्रेसी है, इस वजह से भारतवर्ष में बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। और दूसरा है मैडम सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो जी का बर्थडे पर उन्होंने एक बड़ा ही चमत्कार करके दिखाया कि पहली बात तो ट्रेंड में आया बार डांसर डे, जो कि ट्रेंड करता रहा। साथ ही साथ उन्होंने ट्विटर पर बड़ा हंगामा मचाया। हंगामा इस तरीके से मचाया कि सरदार जी को लाठी लगी नहीं और उन्होंने कह दिया कि ये देखिए सिखों की क्या स्थिति है। ये वो कांग्रेस है जिसने 84 में तकरीबन 5000 सिखों को मरवाया और बेघर करवाया था। ये वो कांग्रेस है जिसने पंजाब के अंदर सिखों का नरसंहार करवाया, और ये वो कांग्रेस है जिसने की एक सिख को सरे राह सरे आम पूरे विश्व के अंदर 10 साल लगातार बदनाम करवाया और उसकी बेइज्जती करवाई अपने कपूत के हाथों, यानी कि राहुल शाह डफर के हाथों। आप जरा सोचिए कि वो कांग्रेस क्या नहीं कर सकती है। आज कांग्रेस ने ट्विटर के माध्यम से एक भारत का नक्शा पेश किया जिसमें बताया कि वो किसानों के साथ में है, लेकिन उस नक्शे से भारत के काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्से ही गायब थे और उनको उठा करके पाकिस्तान को दे दिया था। पाकिस्तान से उसकी दोस्ती बहुत पुरानी है, और यही नहीं, पाकिस्तान में भी आजकल खालिस्तान और भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के बड़ी गर्मजोशी है और वो बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं। और यही नहीं, ट्विटर पर भी लाइक्स एंड कमेंट्स करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि ये जो आंदोलन है पूरी तरीके से पाकिस्तान में छाया हुआ है, और छाए भी क्यों ना, क्योंकि उसके द्वारा फंडेड लोग जब यहां दिल्ली में पकड़े जाते हैं, खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने वाला कौन है? आईएसआई है। और इस किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान मूवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करने में वो लोग सफल रहे हैं। इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन के साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आए। 13वें माले पर खड़े एक व्यक्ति को, जमीन पर खड़े हुए एक व्यक्ति ने आवाज लगाई और उसने कहा, अब्दुल, तेरी बेटी सलमा बहुत बीमार है, बिल्कुल मरने वाली है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तुरंत 1 मिनट से पहले नीचे आ जा। अब अब्दुल के हाथ पैर फूल गए, पसीना पूरा आ गया और उसने सोचा कि कैसे मैं नीचे उतरूं, और वो हड़बड़ी में ऊपर से ही कूद गया। 10वें माले तक पहुंचा तो उसको याद आया कि उसका नाम तो अब्दुल है ही नहीं। 7वें माले तक आया, उसको याद आया कि उसकी बेटी का नाम सलमा ही नहीं है। और 4थे माले तक पहुंचते पहुंचते उसको याद आया कि उसकी शादी ही नहीं हुई है, और अगले क्षण वो जमीन पर पड़ा हुआ था। कुछ यही स्थिति आज की तारीख में पंजाब के किसानों की है। आप जरा सोचिए कि जिस राज्य के अंदर जो बिल लागू ही नहीं है, वो लोग 10 दिन से कड़ी सर्दी में, ठंड में अपने बुजुर्गों को लेकर सड़कों पर पड़े हुए हैं। क्या कारण हो सकता है? मतलब ये लोग रिफॉर्मर हैं, फार्मर ना होकर के रिफॉर्मर हैं, ये ठेकेदार हैं समाज के। आप जरा सोचिए कि जब मैं ट्विटर पर पहुंचता हूं तो पंजाब के कुछ लोग जो कि अपने आप को फार्मर्स बता रहे हैं, वो यूपी के लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। आप जरा उनसे बात कीजिए कि भाई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहेंगे कि तूने कभी फार्मिंग करी है? तू कभी किसान है? तू किसान है? आप जरा सोचिए कि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा रिचेस्ट फार्मर्स रहते हैं, सबसे ज्यादा गेहूं के बिचौलिए वहीं पर हैं, सबसे बड़े बड़े जो गोदाम हैं वो पंजाब में ही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि उत्तराखंड कटने के बाद भी हमारे उत्तर प्रदेश में से आपके 4 राज्य बन जाएंगे। ये बात को ध्यान रखना। और आप क्या कहते हैं कि आप फार्मर्स हो? नहीं हो भाई, नहीं हो फार्मर्स। आपकी फार्मिंग बिहार से, बंगाल से जाने वाले लोग करते हैं। आप लोग जिस स्टेशन में रहते हो और जिस हवा में उड़ते हो वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन आज आपकी स्थिति अब्दुल जैसी है, और पंजाब के सारे किसान भी सड़कों पर नहीं पड़े हुए हैं। बहुत सारे मैंने पंजाब से सिखों के वीडियोस देखे हैं जो असल किसान हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्थिति अब्दुल जैसी है। जमीन पर पड़े हुए हैं और अब पता लगा है कि ना उसकी शादी हुई है, ना उसकी बेटी का नाम सलमा है, और ना वो खुद अब्दुल है।
यानी कि पंजाब में बिल ही लागू नहीं हुआ है। अब पता पड़ रहा है कि 10 दिन बाद जब हम सर्दी से ठिठुर चुके हैं और अधिकतर लोगों को जुकाम, खांसी, नजला हो चुका है। यह है स्थिति। इस वजह से कहते हैं कि सोच समझ करके कोई फैसला लेना चाहिए। आप जरा सोचिए कि इस आंदोलन ने योगेंद्र यादव जैसे जिस व्यक्ति को कोई जानता तक नहीं था, उसको किसान आंदोलन में किसान नेता बना दिया है। आप जरा सोचिए कि केदारनाथ की बाढ़ में जिस तरीके से बिल्डिंग ढह गई थी, वैसे कांग्रेस के पूरे किले ढह गए थे, आज वो इनकी कंधों पर रख करके बंदूक चला रही है। किसान आंदोलन आज 370-35A के खिलाफ खड़ा हुआ है। किसान आंदोलन आज 3 तलाक के खिलाफ खड़ा हुआ है। किसान आंदोलन आज जियो, रिलायंस के खिलाफ खड़ा हुआ है। किसान आंदोलन का किसानों की शर्तों से कोई लेना देना नहीं है। जो 3 शर्तें वो लेकर के गए थे, सरकार ने कह दिया है कि भैया हम इस पर बिल्कुल पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट हैं कि ये इनमें कोई भी घोटाला नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आप इसको एक बार शुरू तो कीजिए। लेकिन अड़ वो रहे हैं जिनको इस बिल से कोई लेना देना ही नहीं है। कांग्रेस शासित पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह ने इस बिल को लागू ही नहीं किया। तो आप जरा सोचिए कि सड़कों पर ये पड़े हुए लोग क्या हमको बंधक नहीं बना रहे हैं? क्या ये टू मच डेमोक्रेसी नहीं है कि कोई भी आकर के दिल्ली को घेर लेता है, आग लगा देता है, रोड जाम कर देता है, ब्लॉक कर देता है और लोगों को परेशानियां होती हैं? दिल्ली के अंदर रहने वाले 98% लोग फार्मिंग या उससे कोई संबंधित चीज से वास्ता नहीं रखते भाई, लेकिन आज उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। किन की वजह से? इन गलत और गलत फहमी भरे लोगों की वजह से, सेपरेटिस्ट खालिस्तान समर्थक लोगों की वजह से और कुछ बहके हुए लोगों की वजह से। क्या यह टू मच डेमोक्रेसी नहीं है? हम आज भी 73 साल पुराने उसी सदमे के अंदर हैं और हम तुरंत ही कोमा में पहुंच गए थे। हमें यहां खड़े होकर मूतना है, वहां खड़े होकर हगना है, यहां केले का छिलका, वहां मूंगफली का छिलका, यहां पान की पीक फेंकनी है। यह बस यही आजादी है। आप जरा सोचिए, जिस समय पर सफाई अभियान के लिए आंदोलन चला तो उस समय पर लोगों ने क्या तक नहीं कहा कि प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता, प्रधानमंत्री नहीं झाड़ू वाला है, सफाई वाला है, नीच तक कहा गया उसको। और कहा गया कि यह काम म्युनिसिपैलिटी का है, यह काम जो है वो पंचायत का है, यह काम सफाई कर्मचारियों का है। तो तुम्हारा काम क्या था? तुम्हारा काम था इधर खड़े होकर हगना, उधर खड़े होकर मूतना, यहां जहां तहां देखो थूक दिया, जहां देखो जो बक दिया, जहां उठाया आग लगा दी। यही काम था तुम्हारा। ये तुम्हारा देश नहीं है। वास्तविकता यही है कि पिछले 70 साल में इस देश को अपना देश समझा ही नहीं गया है। इस देश में भेड़ बकरियों की तरह, सुअरों की तरह तादाद बढ़ाई गई। बच्चों को 24-24, 25-25 जानवरों की तरह पैदा किया जा रहा है। यहां के संसाधनों के ऊपर, जल जंगल जमीन के ऊपर बेतहाशा दबाव बढ़ता जा रहा है। और यहां के जो रिसोर्सेज हैं, एक खड़ा होकर के कह देता है कि इन रिसोर्सेज के ऊपर तो सबसे पहला अधिकार ही मुसलमानों का है। तो आप जरा सोचिए कि क्या ये टू मच डेमोक्रेसी नहीं कि जहां पर खड़े होकर के आप 27 मंदिरों को तोड़ करके कुतुब मीनार बनाते हैं, बड़ा बड़ा प्लेट वहां पर लगवाते हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं को वहां पर जाकर के अपने पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या ये टू मच डेमोक्रेसी नहीं है कि आपके सामने सारे के सारे ब्यौरा हैं, आपके सामने सारे दस्तावेज हैं, लेकिन आप फिर भी राम, सीता और हनुमान, लक्ष्मण को गालियां बक रहे हैं? आप उनके चरित्र के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या हम नहीं देंगे। क्या यह टू मच डेमोक्रेसी नहीं है कि कुणाल कामरा और प्रशांत भूषण जैसे लोग खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट तक की अवमानना कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट करता भी कुछ नहीं है? कुणाल कामरा कहता है कि मैं माफी तक नहीं मांगूंगा। यह अवमानना नहीं? क्या यह टू मच डेमोक्रेसी नहीं है? टू मच डेमोक्रेसी अगर ना होती, अगर यहां पर ढंग से कोई काम हो रहे होते तो जापान के बराबर में हम खड़े होते, आज हम अमेरिका के बराबर में खड़े होते। टू मच डेमोक्रेसी ना होती तो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए हिंदुओं का इतना शोषण ना हो रहा होता। हिंदुओं के द्वारा हर चीज के ऊपर टैक्स दिया गया और उस टैक्स को अल्पसंख्यकों के ऊपर ऐसे उड़ाया गया जैसे वैश्याओं के ऊपर कोई व्यक्ति उड़ाता है। हज सब्सिडी, खाने में सब्सिडी, पीने में सब्सिडी, बच्चा पैदा करो तो सब्सिडी, पढ़ाई में सब्सिडी, दवाइयों में सब्सिडी, हर जगह सब्सिडी दी तुमने। यहां तक कि उनके मौलवियों तक को तुमने सैलरी दी है
और हिंदुओं को क्या मिला? हिंदुओं के जो मंदिर थे उनके पैसे के ऊपर भी राज्य और केंद्र सरकारों का पूरा कब्जा रहा और उस पैसों का इस्तेमाल भी चर्च और मस्जिदें बनाने के लिए कराया गया। उनके लोगों को यह सिखाने के लिए कराया गया कि यह जो पूरा का पूरा टैक्स है यह काफिर देता है जो कि वाजिबुल कत्ल है। यह सिखाने के लिए मदरसों में पैसा दिया गया। यह क्या टू मच डेमोक्रेसी नहीं थी? आप खड़े होकर के किसी को भी कहीं पर भी कुछ भी कह दे रहे हो, कहीं पर भी खड़े होकर कह दे रहे हो 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, क्या उखाड़ लिया तुमने उसका? क्या यह टू मच डेमोक्रेसी नहीं थी? टू मच डेमोक्रेसी है और उसका दुरुपयोग किया गया है जब से भारतवर्ष आजाद हुआ था। क्या आपको पता है कि हिंदुओं का 1920 और 21 के बीच में कितना नरसंहार हुआ? क्या आपको पता है कि कश्मीर के अंदर कितना नरसंहार हुआ? और क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को न्याय ना दिला करके सीधे कह दिया कि अब हमारे पास में एविडेंस एंड प्रूफ नहीं है, हम उस केस को बंद करते हैं। यह टू मच डेमोक्रेसी है और हम लोगों का टू मच इंटॉलरेंस है कि हम लोग हमेशा टू मच इंटॉलरेंट बने रहे। इसी वजह से इन लोगों ने हमारे सर पर मूतना शुरू कर दिया है। जब हम लोग अपने अस्तित्व को पहचानेंगे तभी जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी होगा, वरना हम लोग मरते भी रहेंगे, हम लोगों के जनेऊ भी इसी प्रकार से छीनते रहेंगे और खतना भी होता रहेगा और ये लोग फिर भी हम ही लोगों को इंटॉलरेंट बताते रहेंगे। हम लोगों ने कह दिया कि भैया हमारी आस्था है, मत काटो, पर काटा, सड़क के बीच में डाल करके काटा। कांग्रेस उपस्थित थी। हम लोगों ने कहा कि बार बार मत छेड़ो, ट्रेन में आग लगाई और उसका समर्थन किसने किया? कांग्रेस ने। केस किसने लड़ा था? कांग्रेसियों ने। जब राम मंदिर की बात आई तो राम मंदिर के खिलाफ खड़े होकर के किसने केस लड़ा था? कांग्रेसियों ने। क्या ये सब बातें हम नहीं जानते हैं? देश को लूट करके भागने वाले जितने लुटेरे हैं उनके पक्ष से कौन लोग खड़े हैं? कांग्रेसी वकील खड़े हुए हैं। जिस समय पर 370 हटाई गई, पूरा का पूरा विलय कराया गया, उसके खिलाफ कौन खड़ा था? कांग्रेस खड़ी थी। और आज हम कह रहे हैं कि भैया ये तो टू मच इंटॉलरेंस कर रहे हैं। नहीं जी, हम टू मच टॉलरेंट हैं, इसी वजह से आज इस स्थिति में है कि सिमटती जा रही है हस्ती हमारी और दुनिया हंसती है हम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक आप इसी प्रकार से लोगों को कंधे पर बैठाते रहेंगे, वो लोग कंधे पर बैठेंगे, साथ ही साथ कान में मूत देंगे। इस वजह से हर सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन हर सांप से कटवा कर नहीं देखा जा सकता कि तू जहरीला है अथवा नहीं। सांप सांप होता है और उससे दूरी बनाई जाती है। इस वजह से मैं कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष में टू मच डेमोक्रेसी उन लोगों को दी गई है साला जिनके देश के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज तक नहीं है। जिनको यहां पर लगता है कि सरकार बहुत सख्त हो रही है, वो पाकिस्तान में जाएं और वहां देखे जा करके कि वहां डेमोक्रेसी की क्या स्थिति है। आज पूरा विश्व कह रहा है कि ईश निंदा के कानून पर धर्म नहीं बल्कि वहां की जो सरकारें हैं वो ज्यादा ध्यान दे रही हैं। पूरा विश्व कह रहा है। अरब के अंदर दूसरे मजहब के लोग अपने जो मजहबी प्रैक्टिसेस हैं नहीं कर सकते हैं, वहां देखिए कितनी डेमोक्रेसी है। इनके 57 देश हैं, एक में भी डेमोक्रेसी अगर हो तो मुझे दिखाइए। दूसरे लोगों को यदि थोड़ा सा भी बोलने का हक हो तो मुझे बताइए। वे लोग हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि इस देश के अंदर सरकार सख्त है। जरा सोचिए, सोचना तो पड़ेगा, वरना आज से ही नस्ल और फसल पैदा करना बंद कर दीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।